महंगाई और बेरोजगारी की समस्या का हल किसी भी राजनीतिक दल के पास है? मेरा तो ये मानना है कि आज तक जितने भी राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो में झूठे प्रलोभन देकर के चुनाव जीत गए हैं। मेरा तो कहना है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल को अपना मैनिफेस्टो डायरेक्ट पब्लिक के बीच में पेश करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मोदी, होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एकदम शांत रहिए। मोदी जी के जमाने में जो काम हो रहा है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। मैं तो ये मानता हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष का वो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितना काम मोदी जी ने करके दिखाया है, एवं आप जम्मू कश्मीर देखिए, वहाँ के लोग जो है पहले कितना मतलब परेशान रहते थे, अभी ये मोदी जी गए तो आम जनता ने अप्रिशिएट किया जितना वहाँ विकास हुआ है। कितनी बार गए हैं कश्मीर? मैं एक बार गया हूँ, बहुत पहले, जिस समय ये सब डिस्टर्बेंस नहीं था उससे बहुत पहले। कब? सन बताइए। सन मेरे ख्याल से रहा होगा 80-81 के आसपास का भी रहा होगा। 44 साल में आप गए ही नहीं कश्मीर और बता रहे हैं कश्मीर इतना बदल गया। बिल्कुल बदल गया है भाई साहब। आजकल तो सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, आप यूट्यूब पे सब कुछ देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं पूरे विश्व में भ्रमण करूं तभी मुझे पता लगे। मुझे तो इंटरनेट से पता चल जाता है कि किस देश में कहाँ क्या हो रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। आज मेरी चर्चा, वो बात सही है आपके, नहीं एजेंडा कुछ नहीं है, मैं चर्चा इस बात की कर रहा हूँ कि आप पीछे देख रहे होंगे, पीछे लगातार दिनों से, और लग रहा है चुनाव तक ये जाते जाते और बढ़ जाएगा, कि हर वो चेहरा जो विपक्ष में था, हर वो चेहरा जिस पर बीजेपी ने कभी न कभी सवाल उठाए थे, वो सारे चेहरे अब धीरे धीरे बीजेपी युक्त होते जा रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल होते चले जा रहे हैं। तो ऐसी आज की राजनीति की क्या वजह है कि यही वो लोग, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो हसन मुशर्रफ हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो सुरेश पचौरी हो, चाहे वो अशोक चौहान, आदर्श, एक मिनट आप चुप रहेंगे, बिल्कुल बता रहा हूं, आप बिल्कुल मेरे सब्र का इम्तिहान नहीं लेंगे अब। तो ये क्या आपको लगता है? देखिए, ये तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये ऐसा गलत हो रहा है या सही हो रहा है। ये सब राजनीतिक दलों का अपना खेल होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर उनको बहुमत नहीं मिलेगा तो वो सरकार नहीं बना पाएंगे। तो कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैं आज किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, कल को किसी और कंपनी में काम करूँगा। मेरा ये कहना, जो आप बात कर रहे थे कि आज़ादी के बाद जो काम नहीं हुआ इस सरकार ने किया, इस पार्टी ने किया, अगर ऐसा ही सब कुछ था तो इन दागी चेहरों की जरूरत क्या थी? नहीं, बिल्कुल बात सही है कि दागी चेहरों की जरूरत नहीं थी, लेकिन राजनीति अब जैसे किसी क्षेत्र में किसी एक आदमी का मतलब एक अच्छा वर्चस्व है, और वो भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि हमारे साथ आके ये हमें ज्वाइन करता है, हमारे साथ आके ये बदल सकता है या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जैसा अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मेरे अंडर में 10 आदमी हैं, तो 11वां आदमी जरा नटखट है, तो मैं मैनेजर अच्छा हूँ तो मैं कंट्रोल कर लूँगा, मैं उसको संभाल लूँगा। तो मुझे लगता है शायद बीजेपी की ये मंशा है कि अगर इस तरह के लोग भी आ जाएं, 100 में से 2-4, मैं नहीं कह रहा हूँ 100 के 100 हो जाएं, बस दो दाल में नमक हो सकता है, बट नमक में दाल अगर आप करोगे तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा, मेरा ये मानना है। तो आप जो ये बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहते हैं, आप भी मानते हैं हो गई पूरी? नहीं, वॉशिंग मशीन की क्या बात है, उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। आज बीजेपी उठती हुई पार्टी है, काम कर रही है, पब्लिक फेवर में है, मोदी जी बैठे हुए हैं तो लोग आ रहे हैं। मोदी किसी को नहीं बुला रहे हैं, लोग अच्छे लोग खुद ही जा रहे हैं। उनको भी तो सीट चाहिए, उनको भी तो मिनिस्टर बनना है। हर आदमी की इच्छा होती है मैं इस फील्ड में हूँ, उस पर आगे बढ़ूँ, तो उनको एक रास्ता दिखता है मोदी जी का, उनको बीजेपी दिखती है, भाई आज बड़ी पार्टी है, इनके साथ जाएंगे तो हमें काम मिलेगा, हम मिनिस्टर बनेंगे, कुछ काम करेंगे। उनके अंदर दोनों भावनाएं हैं, देश के काम करने की भी और खुद बनने की भी। अरे तो जब उधर रहते हैं तो करप्ट, नेचुरली करप्ट पार्टी, और इधर आ जाते हैं तो भी मंत्री, और उधर रहे तो गड़बड़, इधर। वो तो संगत का असर है ना, जब कांग्रेसियों के साथ बैठेंगे तो बेईमान बनेंगे, जब बीजेपी में आएंगे तो काम करेंगे, तो धुल जाएंगे। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। नहीं जरूरी, अब ये तो हमारा सोचना है कि धुल जाएंगे या मशीन में चले जाएंगे। हाँ। लेकिन वो हो सकता है काम मोदी जी के साथ काम करने लग जाएं, ये भी तो हो सकता है। आप बताइए। मोदी जी करप्ट नहीं है, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इससे पहले किसी नेता ने नहीं किया। करप्ट नहीं है, अपने लिए प्रॉपर्टी नहीं बना रहे हैं, देश को नहीं लूट रहे हैं, देशवासियों को नहीं लूट रहे हैं, जैसे पीछे से हो रहा था, सब देश को लूट रहे हैं, देशवासियों को लूट रहे हैं। करप्ट गवर्नमेंट, मोदी जी करप्ट नहीं है, वो देश को अब हर फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये अच्छा, आपके हिसाब से देश में किन लोगों पे करप्शन के चार्जेस सबसे ज्यादा लगे हैं उन नेताओं में?
अब मैं क्या बताऊं, बहुत लंबी लिस्ट है। विकी लीक मेरे पास पड़ा हो, विकी लीक में बहुत सारे जितने भी उसमें से अब एनडीए में कितने आ गए? अब ये मुझे याद नहीं है, ये याद नहीं है, मुझे याद नहीं। ये सब लिस्ट फेल हो जाती है आप लोग की। हाँ अजय आप बताएं। भाई डूबती नाव में कोई नहीं बैठता, मोटी सी बात मेरी समझ में यही बात आती है। चूहे भी छोड़ के भाग जाते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। तो ये जो विपक्ष है ये 2024 के ये जो लामबंदी कर रहा है उसमें कहीं कोई आपको दम या ताकत दिखाई दे रही? क्योंकि अगर एक सवाल तो विपक्षी पार्टी पूछती है ना। अभी अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली की विधानसभा में कहा, उन्होंने कहा कि भाई लोग पूछते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, तो वो इसलिए भी कि जितने कौन है उन सबको जेल में डालो, ईडीआई भेजो, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो। उन्होंने कहा, केजरीवाल ने आज दिल्ली की विधानसभा, उन्होंने कहा जो इनके साथ चला आ रहा है, इन्होंने पार्टियां तोड़ी ईडी और सीबीआई से, इन्होंने नेताओं को मिलाया, सबको अपनी तरफ कर लिया, विपक्ष को खत्म करने पर आमादा है चाहे किसी भी तरह। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सच्चाई नहीं बता रहे कि क्या है, एसबीआई मांग रही है डेट की, इलेक्शन के बाद हम बताएंगे। तो अरविंद केजरीवाल का उसमें ये कहना है कि इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर 1 के पैसे से विधायकों की खरीद फरोख्त भी करते हैं। नंबर 1 में इनके पास इतना हजारों करोड़ है, तो नंबर 2 में कितना होगा? ये भी आरोप तो विपक्षी दल लगाते हैं ना। बिल्कुल लगाएंगे, उसमें कोई शक बात नहीं। और ये बात है सच, इसमें कोई मिलावट वाली बात तो है नहीं। मैंने दिल्ली सरकार की कितनी नौकरी आदमी करता है, मैंने 42 साल करी है। 2 रुपये 2.5 रुपये से शुरू करके मैं हेड कलर रिटायर हुआ। अगर ब्राह्मण नहीं होता तो मैं सुपरिटेंडेंट होता। 12 साल राशिंग में रहा हूँ, 6 साल सेठ रहा हूँ, 10 साल एलएनजेपी में, 10 साल प्लानिंग में रहा, 2 साल शिक्षा मंत्री के बाद, और 10 साल टेम्पररी हेड में। मैं तो करोड़पति नहीं बन गया, ये लोग कैसे करोड़पति बन गए? इस बात का जवाब दे। सबको अपनी रेटियो सीखनी है, किसी को देश से कोई लेना देना नहीं है, लिखवा के ले लो। 3 बार मैंने रेडियो शो में मैं रेडियो आर्टिस्ट रहा हूँ, टीवी आर्टिस्ट रहा हूँ। आलोकनाथ, पंकज कपूर, कोई एक्टर नहीं से काम नहीं किया। 3 बार मैं राम बोला तो कटअप कर दिया था मेरे को। 3 बार मैंने राम बोला था इस शो में, तो मेरे को कहा था आप 3 बार राम क्यों बोलते हैं? राम बोलने पर? हाँ जी, कांग्रेसियों के जमाने की बात बता रहा हूँ। डर में मैंने बंडल ढोए, डीटीसी मेरे सामने चलिए, ट्राम मेरे सामने चलिए। बताओ, कांग्रेस सरकार में ही तो महाभारत और रामायण सीरियल भी चले बने। मेरे सर, जब से सृष्टि में यही होता और यही होता रहेगा। कब से? जब से सृष्टि चले यही होता रहेगा। जो ताकतवर उसके साथ सारे होता है, कमजोर को टूटी, जहाँ कमजोर होती है रस्सी वही टूटती है। लिखवा लीजिए आप। तो ये ब्राह्मण होने का क्या आप कह रहे हैं? आपके सामने तो ये किया क्या है? शुरुआत तो उन्होंने करी है, और किसने करी है? किसने? इन्होंने करी है, यही तो किया है ना। अब ये क्या हो रहा है? अब ये जाति, अरे हम हिंदुस्तानी सब एक हैं, हमें क्या मतलब ये ब्राह्मण? अभी ब्राह्मण अपने को बोले? नहीं, तो ये इन्होंने फैलाया तो उन्होंने है, इन्होंने रोग तो बीमारी तो इन्होंने फैलाई है। जब प्रसाद बढ़ा तो हम भी प्रसाद लेने पहुंच जाएंगे। ये तो नियम है कुदरत का।